नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM पिछले कुछ समय से उत्तर भारत के राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में काफ़ी सक्रिय थी। अभी भी सक्रिय है। लोकसभा, विधानसभा तो छोड़िए, नगर निगम तक के चुनाव में उम्मीदवार उतारने लगी थी। इस बार लोकसभा चुनाव में भी पूरी तैयारी थी, खासकर इन राज्यों के यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में। लेकिन 2 चरण के चुनाव लगभग हो चुके हैं। एक चरण का हो गया और एक चरण का चुनाव आज समाप्त हो जाएगा। अब तक बिहार में सिर्फ एक उम्मीदवार उतारा है, उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं। अब आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है, इस निष्क्रियता के पीछे क्या वजह है, इसने लोगों को सोचने पर विवश कर दिया है। इसलिए भी सोचने पर विवश कर दिया है कि ओवैसी पर इन राज्यों में या कहीं भी उम्मीदवार खड़े करने पर सीधे तौर पर यह आरोप चस्पा कर दिया जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि उनकी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिमों का वोट ले जाते हैं। चुनाव में ध्रुवीकरण होता है और अक्सर बीजेपी को उसका फायदा मिल जाता है। लेकिन इस बार चुनाव में ओवैसी की पार्टी का इन राज्यों में एकदम खामोश हो जाना काफ़ी कुछ बता रहा है। हालांकि ओवैसी ने यूपी में पल्लवी पटेल के अपना दल कमेरावादी के साथ PDM यानी पिछड़ा दलित मुस्लिम मोर्चा तो ज़रूर बना लिया है, लेकिन किसी भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। और बिना उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के इस PDM मोर्चे का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, क्योंकि पल्लवी पटेल ने अपनी पार्टी से कई उम्मीदवार उतारे ज़रूर हैं, लेकिन वो जीतने की स्थिति तो छोड़िए, किसी को फ़ायदा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। खुद पल्लवी पटेल यदि विधानसभा चुनाव जीती थीं तो वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीती थीं। खैर, बात असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की यानी AIMIM की। सबसे पहले तो इस बार उन्हें उनकी परंपरागत सीट यानी हैदराबाद में ही कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। इस सीट पर पिछले 40 साल से ओवैसी परिवार का ही कब्जा है। 6 बार इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी सांसद रहे और पिछले 4 बार से असदुद्दीन ओवैसी जीत रहे हैं। ये सीट मुस्लिम बहुल ज़रूर है, जहां करीब 60% वोटर मुसलमान हैं, लेकिन बीजेपी की माधवी लता जैसी मजबूत कैंडिडेट उनको चुनौती दे रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को खड़ा करके उनकी चुनौती को बढ़ा दिया है और जाहिर सी बात है उनकी टेंशन को भी बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ओवैसी अपनी सीट पर ही बहुत व्यस्त हैं, लेकिन इसका यूपी बिहार में प्रत्याशी उतारने से कोई मतलब नहीं है। बिहार में 2 चरणों के चुनाव वाले इलाकों में ही यानी सीमांचल इलाकों में ही ओवैसी के कैंडिडेट मजबूत थे, यानी वो गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन किशनगंज छोड़कर और किसी भी सीट पर उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारे। यही हाल यूपी का भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर आज मतदान हो चुके होंगे। कई सीटों पर उनके कैंडिडेट सीधे तौर पर गठबंधन को नुकसान पहुंचाते, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी ने गठबंधन के उम्मीदवारों के तनाव को काफी कम कर दिया है। हालांकि कुछ सीटों पर BSP ने मुस्लिम कैंडिडेट जरूर उतारे हैं, लेकिन ज्यादातर कमजोर कैंडिडेट हैं और कई सीटों पर BSP ने ऐसे कैंडिडेट भी उतारे हैं जो कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। हालांकि AIMIM ने यूपी से 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का प्रस्ताव दिया था। AIMIM की जो यूपी यूनिट थी और इनमें से ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही सीटें थी, लेकिन ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो ये बताई जा रही है कि ओवैसी की कांग्रेस पार्टी से डील हो गई है और इस डील के पीछे सबसे बड़ी वजह है तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार का होना। दूसरे, ओवैसी की पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो चाहते हैं कि गठबंधन बिना उनकी मौजूदगी के लड़े और अपनी हैसियत का अंदाज़ा लगा सके, ताकि फिर ये आरोप न लगे कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उम्मीदवार खड़े करते हैं। तेलंगाना में ओवैसी का सरकार के साथ खड़े होना उनकी विवशता भी है, क्योंकि उनके तमाम शैक्षणिक संस्थान और दूसरे प्रतिष्ठान भी काम कर रहे हैं। पार्टी चलाने के लिए सरकार की मदद की ज़रूरत भी होती है। चूँकि तेलंगाना ही उनका बेस है, इसलिए वहाँ की सरकार के खिलाफ जाना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे पहले BRS सरकार से भी उनके रिश्ते अच्छे रहे। अब वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो जाहिर है उससे भी रिश्ते बेहतर रखने होंगे। लेकिन चूंकि देश भर में अपनी पार्टी का विस्तार करना है तो कांग्रेस से आमना सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए आगे शायद करें भी, लेकिन फिलहाल गठबंधन की राह में रोड़ा नहीं बनना चाहते, या फिर उन्हें इसके लिए मना लिया गया कि रोड़ा न बने।
तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी कई सार्वजनिक मौकों पर ओवैसी की तारीफ कर चुके हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सीट तो एक भी नहीं मिली, लेकिन 2% वोट ने उनकी पार्टी को मिले। इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ। बिहार में भी उन्होंने सिर्फ किशनगंज में ही उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि सीमांचल में उनके 5 विधायक जीत कर आए थे। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनीति में खुद को मुस्लिम चेहरे के तौर पर स्थापित करने में जुटे हैं। 2014 के बाद से देश भर में ओवैसी का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। 2019 में ओवैसी हैदराबाद सीट से खुद जीतने के साथ साथ महाराष्ट्र के औरंगाबाद सीट से इम्तियाज जलील, जो उनकी पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको भी जिताया, यानी 2 सांसद उनके बने। किशनगंज सीट पर भी उनके उम्मीदवार प्रत्याशी अख्तरुल ईमान तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन करीब 3 लाख वोट पाने में कामयाब रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में 5 सीटें जीतने में सफल रही थी। यह अलग बात है कि बाद में उसके 4 विधायक आरजेडी में चले गए। अख्तरुल ईमान ही इकलौते एआईएमआईएम के विधायक हैं जो पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं, और पार्टी ने किशनगंज सीट से एक बार फिर उन्हें उतारा है। ओवैसी की पार्टी 2022 में यूपी विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है। स्थानीय निकाय के चुनाव में एआईएमआईएम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। मेरठ के मेयर के चुनाव में ओवैसी की पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा था। जाहिर है, यदि मुस्लिम बहुल इलाकों में पार्टी ने कैंडिडेट खड़े किए होते तो मुस्लिम वोटों में कुछ न कुछ बंटवारा जरूर होता, और इस बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी को होता। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ है तो सीधा नुकसान भी बीजेपी को होगा। यहाँ तक कि कई सीटों पर बीएसपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, इसलिए उन सीटों पर भी मुस्लिम वोटों में विभाजन की गुंजाइश नहीं है। ये सारे समीकरण बीजेपी की परेशानी को बढ़ाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।